हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनोस्टिमुलेंट्स। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स वो ड्रग जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करती हैं। अब बात ये आती है कि हमें ड्रग्स को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें मेडिसिन क्यों लेनी पड़ रही है। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो तो अपने आप ही काम कर लेता है ना। हमारा इम्यून सिस्टम आपको पता है ना कैसे हमारी इम्यून सेल्स अपने आप ही इन्फेक्शन से डील कर लेती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन होती हैं जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सपोज अगर किसी को कैंसर है, ठीक है, ब्लड सेल कैंसर है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और डब्ल्यूबीसी यानी कि न्यूट्रोफिल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, हमारी इम्यून सेल है वो भी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, तो हमें बाहर से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है और वहीं पे ये इम्यूनोस्टिमुलेंट काम आते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं उनमें भी हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इम्यूनोस्टिमुलेंट हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देने वाली हैं, ठीक है। अगर हम वैसे देखें, ओवरव्यू लें, तो आपको देखो जो हमारी इम्यूनोस्टिमुलेंट होते हैं उन्हें हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, जो कि नेचुरल ओरिजिन से हमें मिल जाते हैं, ठीक है, वो केमिकल फ्री हैं बेसिकली। दूसरे हो गए हमारे जो केमिकल, जो क्लिनिकल आपके स्टिमुलेंट्स आते हैं जिसमें हमारी मेडिसिन आ जाएंगी। और लास्ट हमारा जो चॉइस होती है या लास्ट टाइप आप बोल सकते हो, वो होता है लाइफस्टाइल बेस्ड, ठीक है। यानी कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेजर हमें जो डिस्कस करना है वो क्लिनिकल ही है, हमें मेडिसिन को ही डिस्कस करना है। लेकिन इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जैसे हम नेचुरल ओरिजिन की बात करते हैं, तो नेचुरल में आपका जैसे जिनसेंग है, गार्लिक है, टर्मरिक है, इवन ऐसे कंपाउंड जिनमें जिंक होता है, सिलीनियम होता है, ये सारे ही क्या करते हैं, आपके इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। इवन आपके प्रोबायोटिक्स, जो कर्ड आप ले रहे हो, दही ले रहे हो, वो भी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। आपके माइक्रोफ्लोरास को हेल्प करती है ना, सपोर्ट करती है। और माइक्रोफ्लोरास आपके गट के क्या है, इम्यूनिटी का ही पार्ट है ना, आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल नेचुरल तो ये हो गए, ठीक है। लास्ट आपका जो लाइफस्टाइल बेस है, पहले उसे देख लेते हैं। तो इससे आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना है तो आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस आपके अवेलेबल हो। और ट्राई करना चाहिए कि स्ट्रेस को आप जितना कम से कम कर सकें। तो स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है, या तो आप मेडिटेशन कीजिए या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई है जो आपको पसंद है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो वो सुनिए, जो भी आप, जिससे आपको क्या होता है, आपको अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीव होता है आपका। लेकिन वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे बॉडी को नुकसान ना होता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके भी हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है क्लिनिकल की, जो कि मेन हमारा टॉपिक है कि क्लिनिकल इम्यूनोस्टिमुलेंट्स यानी कि आपकी मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है। तो वन बाय वन पहले हम उन्हें नोट कर लेते हैं और एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स में जो सबसे पहले, क्लिनिकल की ही बात कर रहे हैं, मेडिसिनल की, तो सबसे पहला आता है हमारा वैक्सीन, ठीक है। जो वैक्सीन है वो भी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, आपको पता है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है साइटोकाइंस या साइटोकिन्स, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, साइटोकिन्स। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है, सबको एक एक करके देखेंगे, पहले नोट कर लेते हैं, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कहीं ना कहीं आपने ये सब नाम देख रखे हैं, पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आज आपको पढ़ लोगे, और अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम CSF, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा टॉल लाइक रिसेप्टर, रिसेप्टर एगोनिस्ट, टॉल लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत नए कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, 1 मिनट, इसको हम, हाँ ठीक है, इम्यून, इम्यून
चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, ठीक है। और 6 जो कि लास्ट है वो है एडजुवेंट इन वैक्सीन। ये देखो टोटल 6 कैटेगरी है। टोटल कितनी है? 6 कैटेगरी है जो हमें आज डिस्कस करनी है और इन्हें समझेंगे वन बाय वन कैसे ये इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नए नए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जहां पे टॉल लाइक रिसेप्टर और इम्यून चेक पॉइंट आपका यूनिक सा मैकेनिज्म है, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वैक्सीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट वैक्सीन। तो वैक्सीन देखो जनरली क्या करती है, सबको पता है। हम जब स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा होता है उसको उसका वैक्सीनेशन पूरा चलता है, तो वो वैक्सीनेशन का क्या रीजन है। इवन जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी आपको बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं। लाइक अभी आपका देखो कोविड-19 आया था, तब सबको लगी ना वैक्सीन। तो वो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन क्या होती है? जो आपका वायरस या बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करता है उसको जब हम क्या करते हैं, या तो किल कर देते हैं या फिर उसे एटीन्यूएट कर देते हैं। दो ही चीजें होती है। एक तो होता है या तो आपने वायरस लिया, ठीक है, कलेक्ट किया, उसे किल कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा ऑप्शन होता है आप उसे एटीन्यूएट कर देते हो। एटीन्यूएट करना मतलब उसकी विरुलेंसी खत्म कर देते हो, जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसकी खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी वो लाइव है, ठीक है। तो ऐसे वायरस को या बैक्टीरिया को आप क्या कर रहे हो, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो वाया वैक्सीन, ठीक है। अब ये क्या होगा बताओ, अगर किसी इंसान को वैक्सीन लग रही है और आपको आपको आपने वही वायरस उसकी बॉडी में एंटर करवा दिया है, लेकिन वो वायरस कैसा है, या तो किल्ड है या फिर एटीन्यूएटेड है, यानी कि उससे बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन होगा क्या, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज को पता लगा लेगा कि भाई हाँ, ये तो वही वायरस है, इसके अगेंस्ट मुझे काम करना है, ठीक है। तो ये है वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी वायरस और बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको या तो हम लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म में लेते हैं या फिर किल्ड फॉर्म में लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इंजेक्ट करने के बाद जो इंसान जिसको वो इंजेक्ट किया है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा इसका मतलब उसकी जो बी सेल्स हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगी, है ना। और कैसे करती हैं वो पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, जब मैंने आपको इम्यूनो सप्रेसेंट पढ़ाया था तो मैंने उसमें पूरा आपको बताया हुआ है इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहे वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी थी, एडेप्टिव इम्यूनिटी थी, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। हालांकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक ओवरव्यू जरूर देने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि वैक्सीन ने क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इम्यून सिस्टम ने अपना काम किया, एंटीबॉडी बनाई और वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में रह गई, हमारी बॉडी में रह गई। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो फटाफट से वो एंटीबॉडी उसे खत्म कर देंगी, उसको डिजीज कॉज करने का चांस मिलेगा ही नहीं। समझ लो, तो ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बीमारी होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन करना। वायरस और बैक्टीरिया के असल में अंदर एंट्री लेने से पहले ही उनको इस फॉर्म में अंदर इंजेक्ट कर देना, जिससे बीमारी तो नहीं होगी लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है वैक्सीन। तो वैक्सीन के केस में देखो, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे हमारी बीसीजी वैक्सीन आती है। बीसीजी वैक्सीन आई होप सबको पता होगी किसके लिए बनी थी ये बीसीजी वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। प्राइमरीली जो ये इसका आपका आप बोल सकते हो ये जो आपकी डिस्कवर हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हुई थी, ठीक है, टीबी के लिए हुई थी। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोर बैक्टीरिया से होता है ना। ये बनी थी माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो बैक्टीरिया का ये एक स्ट्रेन है, आप सोच लो कि उसका एक कजिन है, ठीक है, उससे ये बनाई गई थी। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में था, लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म। मैंने बोला ना, दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और फिर इंजेक्ट करेंगे, या फिर वो रहेगा लाइव लेकिन उसे एटीन्यूएट कर देंगे, उसकी जो विरुलेंसी है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, उसे खत्म कर देंगे। तो बीसीजी वैक्सीन में जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, वो लाइव होता है लेकिन एटीन्यूएटेड होता है, यानी कि वो बीमारी नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो ये बीसीजी वैक्सीन इनिशियली ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होती थी, लेकिन फिर इसका यूज आपका यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में भी हुआ और अब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसमें मिलता है।
तो अब आप बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में इसे क्यों यूज किया जाता है, ऐसा क्या इफेक्ट यहाँ पे आया है, तो वो हम देख लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में इसे क्यों यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, बीसीजी वैक्सीन जो है सीधे सीधे ब्लैडर में इंजेक्ट की जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आईएम लगा रहे हैं, आईवी लगा रहे हैं, सीधे ब्लैडर में इंसर्ट की जाती है ये, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में जो सेल्स होंगी ना, चाहे मान लो वो नॉर्मल सेल होगी या कैंसरस सेल होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी को ब्लैडर का कैंसर हुआ है तो इसका मतलब सारी सेल कैंसरस होंगी, कुछ नॉर्मल भी होंगी, कुछ कैंसरस भी होंगी। तो होता क्या है, बीसीजी वैक्सीन फटाफट से ये सेल उस वैक्सीन को ले लेती है, और जब ये वैक्सीन को लेती है तो ये जो बीसीजी वैक्सीन होती है ना, ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन कॉज करने लगती है। जैसे ही ये ब्लैडर की सेल्स में जाएगी वहां पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, और आपको पता है अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, देखो क्या हुआ, सीधे हमारा जो बीसीजी वैक्सीन थी, बीसीजी, ये कहाँ गई, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में गई, इंसर्ट की आपने, डायरेक्ट ब्लैडर में डालनी है इसे, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लैडर में गई तो इसने वहां पे क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया। और आप जानते हैं जब भी कहीं पे इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे हमारी जो इम्यून सेल है फटाफट से आना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे जरूरत है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है। उन्हें ये नहीं पता है कि ये वैक्सीन के द्वारा कराया गया है, इन्फेक्शन एग्जैक्टली हुआ नहीं है, क्योंकि जो ये है तो लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म है, ये इन्फेक्शन तो कर नहीं सकता, लेकिन बॉडी इम्यून सेल्स को क्या लगेगा कि इन्फेक्शन हुआ है ना। तो फटाफट से हमारी क्या होंगी, जो इम्यून सेल है, इम्यून सेल्स रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जहां पे साइट है ऑफ इन्फ्लामेशन वहां पे इम्यून सेल्स आने लगेंगी। कौन कौन सी इम्यून सेल्स आने लगेंगी भाई, पहले हम आपको मैंने बताया हुआ है हमेशा, पहले इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। पहले कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारी, इन्नेट एंड अडाप्टिव। इन्नेट क्या होती है, ये वो इम्यून सेल होती हैं जो हर समय हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में रहती हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, फटाफट कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे जाएंगी और अपना काम शुरू कर देंगी। जबकि अडेप्टिव जो सेल्स होती है, इम्यूनिटी का जो पार्ट होती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आते हैं, इनको हमें एक्टिवेट कराना पड़ता है। ये इन्नेट इम्यूनिटी की सेल ही उन्हें एक्टिवेट करती है, बताया था ना पहले, है ना, इम्यूनोसप्रेसेंट के लेक्चर में। तो चलिए, तो क्या होगा, इम्यून सेल्स आएंगी, कौन कौन सी आएंगी भाई, हम आपकी मैक्रोफेज आ गई, ठीक है, आपकी डेंड्राइटिक सेल आ गई, डेंड्राइटिक सेल आ गई, आपकी नेचुरल किलर सेल एनके सेल आ गई, ठीक है। तो ये सेल्स फटाफट से कहां आ जाएंगी, जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पे आ जाएंगी। अब वहां पे आने के बाद क्या होगा, और इवन यहाँ पे आपकी टी हेल्पर सेल भी आ जाएगी, टी हेल्पर सेल, हालांकि अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है बट ये आती है, ठीक है, माइग्रेशन इसका होता है। तो होगा क्या, इम्यून सेल फटाफट से वहां पे आ गई, तो अब क्या करेंगी भाई, इम्यून सेल को तो यही लगेगा ना कि इन्फेक्शन हुआ है, तो फटाफट से ये अपने अंदर से क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, साइटोकिन को रिलीज करवाएंगी। साइटोकाइंस जो होते हैं आपके वो रिलीज होंगे, और साइटोकाइंस एक बार रिलीज हो गए तो ये क्या करेंगे, आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, सारा जो भी हमारा वहां पे उधर वायरस वगैरह मिलेगा, ये जो बैक्टीरिया वगैरह मिलेगा उसे खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ ये जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इसे मैं पूरा डिटेल में अभी बता ही दूंगी आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना होए, है ना। तो हमारा इन्होंने क्या किया, अडेप्टिव जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनली जो इम्यूनिटी सबसे ज्यादा हमारा रोल प्ले करती है, यानी कि अगर कोई भी इंफेक्शन हो रहा है उसको हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए जो इम्यूनिटी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वो अडेप्टिव ही होती है। इन्नेट जो इम्यूनिटी है, ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, जो मैंने बोला कि जो सेल हमेशा हमारे बॉडी में एक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो ट्राई जरूर करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की, और बहुत हद तक करती भी है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा सब मैक्सिमल आता है। लेकिन जैसे ही अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, अडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, तो एकदम पीक पे आपका रेस्पॉन्स आएगा, यानी कि पूरी तरह से जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसे आप इरेडिकेट कर पाओगे। तो इसीलिए अल्टीमेटली अडेप्टिव इम्यूनिटी ही आपका फाइनल आपको रिस्पॉन्स देने वाली है, रिजल्ट देने वाली है। और जैसे ही अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब जो आपका
क्या होगा, जो हमारी यूरिनरी ब्लैंडर में जो कैंसरस सेल है, जिनको बीसीजी जिनको अपटेक हो चुका था, जिसके थ्रू आपका क्या करेंगी, जो हमारी देखो एक और खासियत होती है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम कि जो आपने बोला कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल दोनों उसको अपटेक करेंगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट में केवल कैंसरस सेल खत्म हो रही है? ये जो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब है आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का एक्टिवेट होना। और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती हैं, सीधे सीधे लाइसिस करती हैं, लाइसिस ऑफ सेल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो सेल टूटेगी, खत्म होगी, तो वो कैंसरस ही होगी, इसका क्या रीजन है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारी कैंसर सेल होती है ना, वो क्या करती है, उनका वो अपने सरफेस में क्या करती है, एक स्पेशल आपका प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। नॉर्मल सेल को कुछ नहीं करेगा, MSC2 इसे बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स। तो आपका जब भी आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल अब ढूंढने लगेगी भाई किस सेल को खत्म करना है, तो उसके सामने आपकी नॉर्मल सेल भी होगी और कैंसरस सेल भी होगी, तो उसे आसानी से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कैंसरस सेल है, क्योंकि कैंसरस सेल के सरफेस में उसे स्पेशल आपका कॉम्प्लेक्स पहले से ही दिखेगा, ठीक है, तो वो उसे आइडेंटिफाई करेगा और किल कर देगा। इसीलिए आपकी ब्लैडर की नॉर्मल सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, कैंसरस सेल पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गया आपका बीसीजी वैक्सीन हो गई, इसका मैंने आपको दोनों यूज बता दिए, ये इसलिए बताए हैं कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। इसके अलावा देखो कौन सी वैक्सीन आती है आपकी, गार्डासिल वैक्सीन, गार्डासिल वैक्सीन, गार्डासिल 9 बोलते हैं इसे, पहले गार्डासिल ही आती थी, अब गार्डासिल 9 को यूज किया जाता है। गार्डासिल 9 बेसिकली यूज होती है फॉर एचपीवी, एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आपको पढ़ाया है मैंने पैपिलोमा वायरस पूरा, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या होते हैं भाई, कुछ स्ट्रेन ऐसी होती हैं जो कैंसरस होती हैं, यानी कि जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में, और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रेन इसकी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो आपके जेनिटेलियाज हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल जेनिटेलिया हो, फीमेल में वजाइना हो गया, मेल में स्क्रोटम वाला एरिया, तो उनमें आपका क्या होते हैं, वार्ड्स हो जाते हैं, तो वो इन्फेक्शियस वार्ड्स हैं। तो इसीलिए आपकी अगर किसी को एचपीवी का इन्फेक्शन आपको रोकना है तो इसके लिए भी एचपीवी की वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है। ये 9 to 14 ईयर की एज में बच्चों को दे देते हैं जनरली, ठीक है। 3 आपकी डोज में ये जाता है, तो किसी किसी केस में केवल 2 ही डोज भी दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में 3 देंगे, वो एज पे डिपेंड करता है कि किस एज में आप दे रहे हो जनरली। तो ये जो एचपीवी की वैक्सीन है गार्डासिल 9 क्यों बोला, क्योंकि ये एचपीवी की 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्टिव है, ठीक है। 9 स्ट्रेन ऐसी हैं एचपीवी की जिसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ एक और वैक्सीन आती है इसी की, एचपीवी की, उसका नाम है सर्वेरिक्स, सर्वेरिक्स। और सर्वेरिक्स भी आपकी क्या है, ये 2 स्ट्रेन पे काम करती है, एक तो एचपीवी 16 और 18, आपको पता है ना 16 और 18 ही ऐसी स्ट्रेन है जिनकी वजह से कैंसर होता है, तो ये उन दोनों के अगेंस्ट काम करती है, तो कैंसर होने से बचाएगी, है ना। और इसका फायदा ये है गार्डासिल का कि इनके साथ साथ ये और भी स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती है, तो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक हो गया। तो ये वैक्सीन है जो आपको समझ में शायद आ गया होगा, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, हालांकि वैक्सीन तो बहुत सारी हैं जिनको समझना होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए और 1 बाय 1 देखेंगे, तो हटा रहे हैं, है ना। वैक्सीन हो गया, अब साइटोकिन्स पे आते हैं, साइटोकाइंस कैसे काम करते हैं अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, लेकिन मैं इसे क्विकली आपको बता देती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में समझना है तो आप इम्यूनो सप्रेसेंट वाले लेक्चर में आप इम्यूनिटी को समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक लिंक बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर ये एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बॉडी में एंटर किया तो होगा क्या, हमारी बॉडी में ये क्या है, आपकी मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज, और ज्यादातर आप कह सकते हैं डेंड्राइटिक सेल, क्योंकि डेंड्राइटिक ये दोनों का एक ही जैसा फंक्शन होता है लगभग लगभग, लेकिन डेंड्राइटिक सेल ज्यादा इफिशियंट होते हैं, ठीक है।
ये जो आपकी डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं ये आपकी लिम्फ नोड में मूव कर जाती हैं, तो ये आपकी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए बोल रहे हैं कि डेंड्राइटिक ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज दोनों का फंक्शन एक ही है। तो होता क्या है, देखो ये जो मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल है ये हमारे किसका पार्ट है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। इन्हें हम इन्नेट इम्यून सिस्टम की सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में है। जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन आएगा ये फटाफट से इस एंटीजन को क्या करेंगी, ऐसे इंगल्फ कर लेंगी लाइक दिस, अपने अंदर ले लिया इनने, अंदर लेने के बाद क्या करेंगी, इसको डाइजेस्ट कर देंगी, और डाइजेस्ट करने के बाद इसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे उन्हें इस तरीके से अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देंगी। ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट है किसके, एंटीजन के। समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एंटीजन का इंगल्फ करने के बाद चाहे वायरस था, बैक्टीरिया था, फंजाई था, उसे पूरा डाइजेस्ट करके उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट अपने सरफेस पे दिखा दिए। इसका कारण क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो ये इन्नेट इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है, ये सेल्स ये अपने आप में काम जरूर करेंगी, लेकिन ये बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया के लोड को अकेले नहीं संभाल सकती, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करती हैं कि हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या कर दें, एक्टिवेट कर दें। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, डाइजेस्ट करके इन्हें अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करवा दिया। अब सरफेस पे एक्सप्रेस हो गए तो अब क्या होगा, हमारी जो ये टी सेल्स हैं, ठीक है, टी हेल्पर सेल ये भी हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का टाइप है ये। तो टी हेल्पर सेल के सरफेस में इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो एंटीजन के जो फ्रेगमेंट है ये बेसिकली ऐसे हवा में नहीं एक्सप्रेस हो रहे हैं, समझ रहे हो, ये हवा में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है, जो मैक्रोफेज है इसके सरफेस में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एमएचसी। एमएचसी क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एमएचसी है आपका, एमएचसी सेकंड यहाँ पे बोलेंगे, ये जो एमएचसी है ये क्या करता है, इसका काम होता है कि इन फ्रेगमेंट को अपने ऊपर एक्सप्रेस करवाना। अगर ये एमएचसी नहीं होता, क्योंकि जो हमारी ये टी सेल्स होती है ना वो एमएचसी को ही पहचानती हैं, वो फ्रेगमेंट को नहीं पहचान रही हैं, वो एमएचसी को पहचानेंगी। अगर उन्हें लगेगा एमएचसी एक्सप्रेस हो रहा है उसके सरफेस में, फिर उन्हें एंटीजन दिखाई देंगे, समझ रहे हो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एमएचसी सेकंड ने अपने सरफेस में इसे दिखाया हुआ है। तो अब फटाफट से क्या होने वाला है, इनकी बाइंडिंग होगी, एमएचसी सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स, इसकी बाइंडिंग होगी विद दिस रिसेप्टर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बाइंडिंग होती है, वो भी क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ड्रग आगे चल के ऐसी भी आने वाली है जो इस सिस्टम पे काम करती है। टी हेल्पर सेल में यहाँ पे एक और हमारी प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं CD28। क्या बोलते हैं, CD28। और यहाँ पे मैक्रोफेज में भी हमारी एक और प्रोटीन होती है भाई, जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यहाँ पे आप इसे मेंशन कर लेंगे, CD80 और 86, ठीक है, CD80 और 86। एक मिनट, हाँ इसे वो कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए CD80/86। अब ये क्यों लिखा है मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करना है। मैंने क्या बताया कि जो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल है इन्होंने अपना काम कर दिया था, अब इन्हें किसे करना था, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करना था। तो इन्होंने क्या, एक्टिवेशन कैसे होगा, जब एमएससी सेकेंड इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, और ये जो CD28 है वो CD80/86 दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है, उससे बाइंड होगा। यानी कि ये जब दोनों बाइंडिंग होगी ना तभी जाके हमारा क्या होगा, टी हेल्पर सेल जो है हमारी वो एक्टिवेट होगी। समझ रहे हो, देखो एक्टिवेशन के लिए कितना काम करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेशन हुआ। अब एक्टिवेशन होने के बाद जैसे ही हमारी ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई, इसका प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये अलग अलग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, खुद में भी ये प्रोलिफरेट होगी, TH1 बनेगी, ठीक है, TH2 बनेगी, और एक TH17 भी बनती है, ठीक है, एक बनती है ट्रैग। ये सब टाइप है, ये सारे क्या है, टाइप है हेल्पर सेल के, और इनकी अपनी अपनी इंप्लीकेशन है, उसे हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे, कुछ ऐसी होती है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है, कुछ ऐसी होती है जो आप कह सकते हो फंजाई के अगेंस्ट काम करती है। तो इसलिए अभी इसमें नहीं जाना है। एस सेल एक्टिवेट हुई तो ये अपने सब टाइप में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन साथ में इसने क्या किया, एक्टिवेट होते ही
साइटोकाइंस को रिलीज किया, साइटोकाइंस को रिलीज किया। और इवन एक और बात ध्यान रखना कि जो ये मैक्रोफेज के थ्रू जो टी सेल का एक्टिवेशन हुआ था ना, जब ये दोनों की बाइंडिंग हुई थी, तो तब भी हमारा क्या हुआ था, साइटोकाइंस रिलीज हुए थे। समझ रहे हो? मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स, यहाँ पे मैं दे देती हूँ, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स भी क्या करती हैं, अपने आप में साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं। ये क्या करती हैं, साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं। और यही साइटोकाइंस क्या करते हैं आपके, ये टी सेल के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। ध्यान में रखिए। तो साइटोकाइंस का रोल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल ने टी सेल को एक्टिवेट किया वाया दीज साइटोकाइन, और बाइंडिंग तो जो हुई वो है ही है। और फिर जब टी सेल एक्टिवेट हुई तो इसने भी साइटोकाइंस को रिलीज किया, और ये साइटोकाइंस ने क्या किया, आपकी जो हमारी टी सेल एक्टिवेट हो गई ना, अब ये साइटोकाइंस ने क्या किया, हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट किया। और बी लिम्फोसाइट्स एक बार एक्टिवेट हो गई तो क्या हो जाएगा भाई, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, सबको पता है। और यही सबसे लास्ट चीज है जो हमें रिक्वायर्ड है, एंटीबॉडीज, है ना, किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ ये जो साइटोकाइंस हैं, इनकी वजह से हमारा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, वो भी हमारी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। और साइटोटॉक्सिक है तो सीधे सीधे ये क्या करेंगी, जहां पे भी काम करेंगी वहां सेल डेथ कॉज कर देंगी। टी सेल टीएस सेल का एक्टिवेशन हुआ तो ये अपने आप में तो बदलती ही, अपने टाइप्स तो होते ही है इसके, साथ ही साथ ये क्या करती है, टी सेल प्रोलिफरेशन भी करती है। यहाँ पे मैं इसे एक और बना दीजिए और लिख लीजिए, टी सेल प्रोलिफरेशन। टी सेल प्रोलिफरेशन यानी कि टी सेल के जितने भी टाइप्स होते हैं ना वो फॉर्म हो जाएंगे। अभी तक वो बने नहीं थे, खाली टी हेल्पर सेल थी। अब क्या बनेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगी, मेमोरी टी सेल्स बनेंगी, सप्रेसिव टी सेल्स बनेंगी, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स बनेंगी। तो यानी कि टी सेल अपने आप में प्रोलिफरेट हो जाएगी और नए नए टाइप्स बनेंगे। और जब प्रोलिफरेशन के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगी तो वो सीधे सीधे क्या करेगी, जो भी वायरस बैक्टीरिया आया था उसकी डेथ कॉज कर देगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अगर ग्राफ के हिसाब से समझे तो इनिशियली आपका जो रिस्पॉन्स है वो इतना है। अगर इम्यून रिस्पॉन्स आप देख रहे हो तो इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से इतना रिस्पॉन्स आता है, यानी कि ये मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल या एनके सेल केवल इतना रिस्पॉन्स ला सकती है। लेकिन जो आपका पीक रिस्पॉन्स आएगा, ये आपका हमेशा एडाप्टिव इम्यूनिटी की वजह से आएगा, आपकी टी सेल और बी लिम्फोसाइट्स की वजह से आएगा। और अब आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख चुके हो, तो आप क्या समझे कि एक जो हमारा इम्यूनिटी है वो दूसरे को एक्टिवेट करने के लिए किसकी हेल्प लग रही है, वहां पे साइटोकाइंस की। मैक्रोफेज ने टी जो हेल्पर सेल है उन्हें एक्टिवेट किया तो साइटोकाइंस को रिलीज करके किया। और फिर आपका जो टी हेल्पर सेल ने बाकी जो आपकी आगे की प्रोसेसिंग की, यानी कि चाहे वो खुद में प्रोलिफरेट हुआ, चाहे उसने टी सेल का प्रोलिफरेशन, अपना प्रोलिफरेशन किया, या फिर आपने उसने बीटा बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, तो सब किसकी वजह से किया, साइटोकाइंस की वजह से किया। तो अब बात ये आती है कि साइटोकाइन साइटोकाइन बोल रहे हैं, पूरा रोल साइटोकाइन का ही है ओवरऑल प्रोसेस में। तो ये साइटोकाइंस है क्या, तो साइटोकाइन आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं आपके। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूकिन। जो यूज होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो जनरली इम्यूनोस्टिमुलेंट की तरह यूज हो रहे हैं। तो मेन इंटरफेरॉन हो गया, सेकेंड हो गया इंटरल्यूकिन हो गया। यहाँ पे मैंने केवल साइटोकाइंस लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ चाहती तो मैं आपको इलाबोरेटेड फॉर्म में बता सकती थी, जो मैं इम्यूनिटी का जब मैं अब लेक्चर्स लूंगी इम्यूनोलॉजी में तो मैं वहां बताऊंगी। हालांकि आप समझ लीजिए कि मैक्रोफेज से जो रिलीज होता है वो कौन सा होता है आपका, मैक्रोफेज से हमेशा याद रखना इंटरल्यूकिन 1, 6, 12 और टीएनएफ अल्फा, ये रिलीज होता है। ट्यूमर टीएनएफ नहीं, सॉरी, टीएफएन इंटरफेरॉन, आईएनएफ, आईएनएफ इंटरफेरॉन अल्फा, ये हमारे रिलीज होते हैं कहां से, मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल से। और जो टी सेल एक्टिवेट होने के बाद रिलीज करती है टू एक्टिवेट फर्दर प्रोसेस, यहाँ पे हमारे बाकी के होते हैं, इंटरल्यूकिन 2 हो गया हमारा, इंटरल्यूकिन 4, 5, ठीक है, 17, बहुत सारे हैं, 21। तो लाइक दिस आप बढ़ा सकते हो जितना आप बढ़ाना चाहो। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन गामा आपका रिलीज होगा, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरफेरॉन अल्फा, यहाँ लिखा है इंटरफेरॉन गामा। अभी मैं बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये रिलीज होते हैं, ठीक है। ये केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, अदरवाइज इस पर भी फोकस ना करें। तो देखो इंटरफेरॉन की बात करते हैं। तो इंटरफेरॉन जनरली आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं। जो इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा होते हैं, ये ज्यादातर आपकी, अगर मान लीजिए वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो आपकी मोस्टली जितनी भी सेल्स है सबसे ये रिलीज होंगे। इनका ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेशल सेल से ही आपके रिलीज होते हैं। तो अगर मान लीजिए वायरस बैक्टीरिया आपका एंटर किया, उसने किसी भी सेल को इन्फेक्ट किया, तो ये अल्फा और बीटा बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये कहाँ होते हैं आपके, दे आर formed by generalized टिश्यू सेल। जितनी भी आपकी टिश्यू सेल है, नॉर्मल सेल्स हैं, सबसे ये निकलेंगे। जब भी ये इन्फेक्ट होंगी सेल, तो ये बनेंगे। और ये, इनका एक और काम है कि ये काम भी सारी सेल में करते हैं, एक्ट ऑन मोस्ट सेल्स। तो एक बार रिलीज हो गए तो तब जाके भी ये बहुत सारी सेल्स में लगभग काम करेंगे, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक नहीं होंगे कि हमें इन सेल पे ही काम करना है। तो ये बहुत कॉमन टाइप हो गए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जनरली ये इंटरफेरॉन्स बेसिकली करते क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी वायरस बैक्टीरिया आया, किसी भी सेल को इसने इन्फेक्ट किया, तो फटाफट से इंटरफेरॉन, मैंने बताया कि इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा बन जाते हैं किसी भी सेल से, ठीक है। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, हम बोले किसी भी सेल से। और इवन किसी भी सेल में इंक्लूडेड ये भी आते हैं, मैक्रोफेजेस भी आते हैं। देखो अभी लिखा ना मैंने, मैक्रोफेजेस में इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। तो होता क्या है, ये जब भी रिलीज होंगे, तो रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आसपास की जितनी भी सेल्स होती है ना, उन्हें प्रोटेक्टेड कर देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक सेल इन्फेक्ट हुई, फटाफट से उसने इंटरफेरॉन बनाया अल्फा, अब वो क्या करेगा, नियर बाई विसिनिटी में जितनी भी सेल्स हैं, उनके अंदर जाके वायरल रेप्लिकेशन को रोक देगा। वायरस अगर एंटर कर भी गया है उन सेल्स में, तो अब वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हमारी नेचुरल जो किलर सेल्स होती हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी, फटाफट से उन्हें जहां वायरस मिलेंगे उन्हें वहां खत्म करना स्टार्ट कर देंगी। और साथ ही साथ हमारा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको बताया था अभी, उसके एक्सप्रेशन को भी ये क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये नॉर्मल सेल्स में भी होता है। यहाँ तो MSC सेकंड है ना, वहां पे MSC 1 होता है। तो नॉर्मल सेल्स में भी ये होता है, और नॉर्मल सेल्स भी क्या करती है, एक्सप्रेशन का ही काम करती हैं। तो होता क्या है, जितना इनका एक्सप्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। यानी कि आप एक टैग सा दे रहे हो सेल्स को, समझ लो। जितना ज्यादा आपका इम्यून सेल्स आ रही हैं, ढूंढ रही हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहां जहां उन्हें MSC कॉम्प्लेक्स ज्यादा एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देंगे, वो समझ जाएगी कि हाँ प्रॉब्लम इसी सेल में है, तो फटाफट उस सेल को खत्म कर देगी। समझ रहे हो ना। तो ये इंटरफेरॉन इतने अच्छी तरह से काम करते हैं। बात करते हैं इंटरफेरॉन गामा की। इंटरफेरॉन गामा जो होता है ना, ये सारी सेल्स नहीं बनाती हैं, ये केवल आपकी इम्यून सेल्स बनाती हैं। जैसे आपके T लिम्फोसाइट हैं, B लिम्फोसाइट्स हैं, ये सेल्स आपकी क्या बनाती हैं, गामा को बनाती हैं। इवन मैक्रोफेजेस भी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि गामा जो है, ये केवल कौन बनाता है, हमारी इम्यून सेल्स बनाती हैं। और देखो ये कहाँ पे काम करती हैं, ये भी देखो, ये एक्ट करते हैं। जो गामा अगर बन गया तो कहाँ जाके एक्ट करेगा, एक्ट ऑन मैक्रोफेज। केवल मैक्रोफेज पे काम करती है, कहीं और सेल्स पे काम नहीं करेगी। सीधे आपने बनाया, ये मैक्रोफेज पे जाके काम करेगी। मैक्रोफेज में जाके क्या करेंगी, मैक्रोफेज को ओवर एक्टिव कर देंगी, उसके प्रोलिफरेशन को बढ़ा देंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेज बने। ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेज बनेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एंटीजन को इंगल्फ करके उसे डाइजेस्ट करेंगे, पूरा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो आपका गामा है, उसका टारगेट क्या है, केवल मैक्रोफेज है। और बनाता कौन है इसे, केवल हमारी इम्यून सेल्स बनाती है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक और आता है इंटरफेरॉन लैम्डा, उसे भी समझ लो। लैम्डा, इंटरफेरॉन लैम्डा जो होता है ना, ये जनरली हमारी जो रेस्पिरेटरी, ज्यादातर में आपको नहीं भी मिलेगा, तीनों का ही जिक्र होगा, लेकिन लैम्डा भी जानना जरूरी है कि जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो म्यूकोसल लेयर है, आपकी GIT में जो म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा में प्रेजेंट जो सेल्स होती है ना, वहां पे ये लैम्डा बनता है।
ठीक है, और लैम्डा वहीं पे काम करता है। यानी कि अगर किसी को मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ है, म्यूकोसल सेल में, या फिर जीआई म्यूकोसल सेल में हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये इंटरफेरॉन लैम्डा वहां पे काम कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट है, बनता भी ये म्यूकोसल सेल के थ्रू है। अगर आपसे बोलें कि ये कहाँ बन रहा है, तो आप बोलेंगे कहाँ बन रहा है आपका, म्यूकोसल एपिथेलिया ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक, और काम भी वहीं पे कर रहा है लोकलाइज। तो वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो लैम्डा आसानी से वहां पे उसे ट्रीट कर सकता है। तो ये रहे आपके इंटरफेरॉन के यूजेस कि इंटरफेरॉन कहाँ से बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए इंटरल्यूकिन्स पे। तो इंटरल्यूकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुझे अब यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो ये इंटरल्यूकिन, देखो कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरल्यूकिन्स हमारे पास हैं। मैंने बताया कि जब भी एंटीजन एनकाउंटर होगा तो हमारी मैक्रोफेज भी हमारी साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो ये साइटोकाइंस में देखो इंटरल्यूकिन आ रहे हैं ना। और सेम आपका टी हेल्पर सेल एक बार एक्टिवेट हो गई तो ये जब अपना इसका प्रोलिफरेशन होता है और के साथ साथ ये क्या करती है, साइटोकाइंस को भी रिलीज करती है, और ये साइटोकाइंस हमारे बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करते हैं, टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, साइटोटॉक्सिक। फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरल्यूकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कर रहे हैं इंटरल्यूकिन, आपका क्या कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, टी से हेल्पर सेल के प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये तो सारे फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है नहीं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरल्यूकिन एग्जैक्टली करते क्या है। मैक्रोफेज भी बनाती हैं और टी हेल्पर सेल भी बनाती हैं, और दोनों ही जो बनाती हैं उनके काम अलग अलग हैं। ठीक है, सबके काम अलग अलग हैं। जैसे मैं इंटरल्यूकिन 2 जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मैं बता दूं आपको, इंटरल्यूकिन में आप पढ़ोगे भी तो वहां पे आपको दिखेगा एग्जाम्पल एल्डेस ल्यूकिन, एल्डेस ल्यूकिन। तो ये हमारा इंटरल्यूकिन 2 का रिकम्बिनेंट फॉर्म है, इंटरल्यूकिन 2 से ही बनाया गया है ये। तो एल्डेस ल्यूकिन आपका यूज होता है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, बेसिकली ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में। बिकॉज आपको पता है कि आपको कुछ भी आपका अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है। अगर आपकी WBC कम है, आपको पता है कि आप इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी ब्लड सेल्स कम होती जा रही हैं, और ये सारी ब्लड सेल ही तो है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। अगर ये कम हो रही है तो आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, ताकि आपका काम हो, आपका प्रोलिफरेशन हो, नई सेल्स बने। तो वही काम एल्डेस ल्यूकिन करता है। एल्डेस ल्यूकिन को हम ल्यूकीमिया में, मिलेनोमाज में देते हैं। ये भी कैंसर ही, आपका मिलेनोसाइट्स जो होते हैं आपके, उनका कैंसर है। तो ऐसे केस में आप इंटरल्यूकिन दे रहे हैं। तो ये इंटरल्यूकिन 2 है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ना, इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, टी सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। जो टी सेल अपने अपने सबटाइप्स में टूट रही है ना, किस किस में टूट रही है आपका, अभी मैंने थोड़ी देर बोला था, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगी, सप्रेसिव बनेगी, मेमोरी टी सेल बनेगी, हेल्पर टी सेल बनेगी। तो ये जो प्रोलिफरेशन हुआ है वो किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरल्यूकिन 2 की वजह से। इंटरल्यूकिन 2 ही ये प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है, 4 और 5 को अगर देखोगे, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कराता है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। लाइकवाइज हर किसी का फंक्शन है। ये आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा क्या करेगा, ये अगर बन गया तो ये सीधे सेल डेथ करवाएगा, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो तो इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए। तो इसीलिए इसका एक कंजेनर बनाया गया, एल्डेस ल्यूकिन, इसे यूज किया जाता है फॉर द कैंसर थेरेपी। तो इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन के भी यूज ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा होते हैं ना, उन्हें हम हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन में हम उसे यूज करते हैं, इवन जो मिलेनोमा है, कार्सिनोमा है, उनके ट्रीटमेंट में भी हम इन्हें यूज करते हैं, कैंसर है जो। ठीक है, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, कैंसर में भी हमें यही करना है। ठीक है, कैंसर सेल को खत्म करना है, तो वो हमारी इम्यून सिस्टम ही करेगा उस काम को। ठीक है, और उसी को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय इंटरफेरॉन्स। ठीक है, और जो आपका गामा है, गामा इंटरफेरॉन को यूज किया जाता है क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज में। गामा पढ़ा था ना, जो गामा है उसको यूज करते हैं हम क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज में। उसमें होता क्या है ना, ये एक रेयर बीमारी है, इसमें हमारी मैक्रोफेज जो होती है ना, वो बैक्टीरिया या वायरस को किल नहीं कर पाती है, इंगल्फ ही नहीं कर पाती है। तो मैक्रोफेज जब उसे इंगल्फ ही नहीं कर पा रही है एंटीजन को,
तो भाई आगे की प्रोसेसिंग कैसे होगी? ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरफेरॉन गामा देते हैं। इंटरफेरॉन गामा क्या करता है आपको पता है, मैक्रोफेज पे काम करता है, मैक्रोफेज के प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है, तो नई नई मैक्रोफेज बनेंगी और फिर वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैक्रोफेज जो एग्जिस्टिंग मैक्रोफेज थी वो कर नहीं पा रही थी, तो हमने बाहर से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, जो हमारा इंटरफेरॉन गामा के थ्रू। ठीक है, तो ये यूजेस हैं जो मैं बताना भूल गई थी, आप इसको मेंशन कर लेंगे। ये हो गया आपका ऑल अबाउट साइटोकाइंस कि साइटोकाइंस क्या करते हैं। इसको मैं अभी हटा नहीं रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने थर्ड क्या बोला था, साइटोकाइंस के बाद थर्ड हमारे पास क्या था, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, सीएसएफ। कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मैंने आपको हीमोपोइसिस जब पढ़ाई थी तब बताया था कि जनरली ये कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर करते क्या हैं। जब ब्लड सेल फॉर्मेशन आपको पढ़ाया था मैंने, हीमोपोइसिस कैसे होती है, तो उसमें आपने एक स्टेप देखा था कि हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बनाती हैं सीएसएफ को, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को। और कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जनरली क्या करते हैं, हमारे ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट्स को बनाते हैं, यानी कि ये ब्लड सेल को बनाते हैं। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमारी ब्लड सेल्स को बनाते हैं। तो जो कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, वहां पे भी मैंने इसे मेंशन किया था। एक होता है जीसीएसएफ, एक होता है आपका एमसीएसएफ और एक होता है आपका जीएमसीएसएफ। तो जीसीएसएफ जो होता है वो तो क्या बनाएगा, केवल ग्रेन्युलोसाइट्स को बनाएगा। ये जब बनता है आपका हीमोपोइसिस के टाइम पे तो क्या बनते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं भाई, फटाफट से, इजिनोफिल, इजिनोफिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बेजोफिल, और फिर क्या आता है हमारा, न्यूट्रोफिल। देखो इतने होते हैं, ये 3 टाइप के हो गए हमारे ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन आता है, कौन आता है, रिमेनिंग जो बच गया वो एक ग्रेन्युलोसाइट है, लिम्फोसाइट्स बेसिकली। ठीक है, आ जाओ, ये हो गए। एम जो है सीएसएफ वो क्या बनाएगा, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोसाइट्स को। ठीक है, ये किसे बनाता है आपका, मोनोसाइट्स को, जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट किसने बनाया, एमसीएसएफ ने। और जीएमसीएसएफ क्या करता है, दोनों को बनाता है, बोथ ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। समझ में आ गया? तो सीएसएफ का काम क्या है, केवल लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी सबको सीएसएफ बनाता है। और सीएसएफ कहां से बनता है, लिम्फोसाइट से ही बनता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ है हीमोपोइसिस में। तो जनरली ध्यान रखो कि जो कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है वो क्या करता है, नेचुरली भी हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स को बनाता है, मोनोसाइट्स को बनाता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से इसे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर बॉडी में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम बाहर से सीएसएफ दे देते हैं, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर अगर बाहर से दोगे तो क्या होगा, वो भी यही काम करेगा, ग्रेन्युलोसाइट को बनाएगा। सपोज किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर हो गया है, उसकी ब्लड सेल कम हो गई है, तो ग्रेन्युलोसाइट है नहीं, तो बाहर से आप दे रहे हो, अच्छी बात है। बाहर से आपने जीसीएसएफ दे दिया तो फटाफट ग्रेन्युलोसाइट्स बनने लगेंगे, बोन मैरो में जाके काम करेंगे ये, और बोन मैरो से फटाफट ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही आपका जीएम का भी कॉन्सेप्ट है। एमसीएसएफ इतना यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा आपका यूज नहीं है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा आपका टॉक्सिक भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज नहीं होता है। क्लिनिकली आप देखेंगे तो एमसीएसएफ को यूज नहीं करते हैं, जीसीएसएफ और जीएमसीएसएफ को यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये क्यों देते हैं, समझ में आ गया? बॉडी में जो हो रहा था यही, ये सेम काम जो हम बाहर से देंगे ये भी वही करने वाले हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, कौन कौन आते हैं, तो आपका सबसे पहले आता है जीसीएसएफ में आता है आपका फिलग्रास्टिम, फिलग्रास्टिम एंड टैग फिलग्रास्टिम, टैग फिलग्रास्टिम। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही क्या है आपके जीसीएसएफ है, यानी कि जब भी आप इसे किसी इंसान को दोगे तो ये क्या करेगा, सीधे बोन मैरो में जाके ग्रेनुलोसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जो पैगफिलग्रास्टिम है वो फिलग्रास्टिम की ही लॉन्गर एक्टिंग फॉर्म है, यानी कि लंबे टाइम तक काम करेगी, लंबे टाइम तक इस सर्कुलेशन में रहती है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम जीएमसीएसएफ में। तो जीएमसीएसएफ मतलब ये वो है जो क्या करेगी, क्या करेगी, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट दोनों को बनाएगी जब भी आप इसे दोगे। तो इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम देख लो, टारग्रामोस्टिम, टारग्रामोस्टिम।
तो ये हमारे ड्रग का नाम है सारग्रामोस्टिम। ये क्या करती है, जब भी आप इसे दोगे तो ये सीधे बोन मैरो में जाके ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी ड्रग है। समझ में आ गया? तो ये नाम याद रखिएगा, कर सकते हो ना CSF, ठीक है, ठीक, चलिए। तो CSF भी आपका कंप्लीट हो गया। CSF क्या करता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ। क्या पढ़ा था हमने? टॉल लाइक रिसेप्टर, है ना, सीक्वेंस देख लेना। टॉल लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये हमारे। तो जनरली होता क्या है, देखो हमारे जो ये मैक्रोफेज है ना, मैं इसी को वापस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और इसी के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये मैक्रोफेज है या फिर डेंड्राइटिक सेल है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है डेंड्राइटिक सेल, ठीक। क्या होता है, इनके सरफेस में एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर, TLR। टॉल लाइक रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये हमारी मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइटिक सेल इनके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अभी रिसेप्टर करते क्या है, ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं, हालांकि इनके बहुत सारे सब टाइप होते हैं, ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, ये कोई भी अगर वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके स्पेशल किसी स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सपोज कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर से क्या होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन होती है, पढ़ाया है आपको मैंने। तो क्या होता है, हमारी मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, इनमें आपका होता है टॉल लाइक रिसेप्टर 7। मैंने बताया ना अलग अलग सब टाइप होते हैं, यहाँ पे मैं TLR7 की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने लिपोपॉलीसेकेराइड का जिक्र किया है। तो जो ये TLR7 होता है ना, ये फटाफट से लिपोपॉलीसेकेराइड को आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे ही इसके आसपास वो बैक्टीरिया आएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फटाफट से TLR7 उसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई हाँ ये वो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसे मुझे इंगल्फ करना है, ठीक है। तो फिर मैक्रोफेज क्या करेंगी, उसे इंगल्फ करेंगी और डाइजेस्ट करेंगी। तो TLR का काम समझ में आ रहा है। TLR बेसिकली क्या होता है कि पैथोजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर TLR है तो फटाफट से क्या होगा, आपका मैक्रोफेज फटाफट से जैसे ही TLR एक्टिवेट होगा, यानी कि जैसे सपोज ये है आपका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसकी लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही ये लिपोपॉलीसेकेराइड इसके कांटेक्ट में आएगी TLR7 के, वैसे ही मैक्रोफेज अपना काम करना शुरू कर देगा या फिर डेंड्राइटिक सेल अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम TLR एगोनिस्ट दे देते हैं, यानी कि हम इस चीज का वेट नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि TLR हमारे जो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल है वो TLR के थ्रू आपका पैथोजन के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर काम करेगा। तो हम सीधे क्या कर देते हैं, TLR एगोनिस्ट दे देते हैं। तो फटाफट से आपने एगोनिस्ट दे दिया। अब ये एगोनिस्ट फटाफट इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा और मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगी। तो ये एक तरीका है, हम अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे इम्यून सिस्टम अपने आप में TLR एक्टिवेट करा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन हमने केवल क्या किया कि जब हमें पता है कि कुछ केस में हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक पड़ा हुआ है तो हम बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमने TLR एगोनिस्ट दे दिए। तो TLR एगोनिस्ट आएंगे, फटाफट से ये अपने जो इसका रिसेप्टर है सरफेस में उससे बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल फटाफट से अपने अंदर से साइटोकाइंस को रिलीज करेगा, लाइक दिस। साइटोकाइंस रिलीज हुए, साइटोकाइंस रिलीज हुए, टी सेल एक्टिवेट हुई, टी सेल एक्टिवेट हुई, साइटोकाइंस रिलीज हुए, बी सेल्स एक्टिवेट हुई, एंटीबॉडी बनी और हो गया काम। हमने वेट नहीं किया, हमने ये वेट नहीं किया कि ये मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल वायरस को या बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे और फिर आगे प्रोसेसिंग होगी। हमने सीधे सीधे इनको खुद ही एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट होते ही इन्होंने क्या कर दिया, आपका साइटोकाइंस को रिलीज कर दिया। ये है इसका इफेक्ट, देखो क्विक रिस्पॉन्स लाने के लिए फटाफट हमने खुद ही कर दिया। तो TLR एगोनिस्ट क्या करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे ताकि वो फटाफट से अपना काम करे। तो इसमें हमारी एक ड्रग है, ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी कहीं पे, याद हो आपको, इमिक्विमोड। इमिक्विमोड ये हमारी एक टॉपिकल क्रीम है जो वार्ड्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले, जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है बेसिकली वो जेनिटल वॉर्ड्स कॉज करता है, तो जेनिटेलियाज में आपके वॉर्ड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये इमिक्विमोड को यूज करते हैं। ये क्रीम है, बेसिकली टॉपिकल अप्लाई की जाती है।
तो ये क्या करती है समझ रहे हो आप? जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो ये मैक्रोफेज के ये TLR रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी और ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फटाफट उस हर्पीस सॉरी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को इरेडिकेट करने की कोशिश करेगा। समझ में आया है? ठीक, तो TLR कैसे काम करते हैं आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बना दिया था क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है, जितना पढ़ते जाओगे ये हर जगह इसका इम्प्लीकेशन है। तो हो गया टॉल लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब फिफ्थ आ जाते हैं, चलिए फिफ्थ हमारे पास है, क्या बताया था मैंने आपको, फिफ्थ सीक्वेंस चेक कर लो, हाँ, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, समझो इसे। चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, देखो क्या है चेक पॉइंट। इम्यून चेक पॉइंट मतलब क्या होता है? इम्यून चेक पॉइंट मतलब होता है कि इम्यूनिटी का सप्रेस होना, इम्यून सिस्टम में एक चेक लग गया है, थोड़ी देर के लिए इम्यून सिस्टम रुक गया है, इस तरीके से इसे समझो, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, पहले इसी को देख लेते हैं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर कैसे काम करते हैं। तो होता क्या है, देखो हमारी जो ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, मैं इन्हीं को बना रही हूँ, इसमें नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वो हौच पौच हो जाएगा। ये मेरी टी सेल है, टी सेल, टी हेल्पर सेल, ठीक है, और ये है मेरे पास, क्या है ये मेरी मैक्रोफेज है या फिर डेंड्राइटिक सेल है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, बार बार हम बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, इसे अभी यहीं पे रहने दो। इसमें हम बनाते हैं एक ट्यूमर सेल को, ठीक, रेड कलर से दिखाते हैं, ये है हमारी ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल। तो होता क्या है, देखो जो हमारी टी हेल्पर सेल है ना, टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स के पास पे हमारा इस तरीके से इसके सरफेस में एक हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो रिसेप्टर क्या है, देखो PD1, PD1 रिसेप्टर। PD1 क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर, प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर, एपोप्टोसिस का रिसेप्टर है बेसिकली। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर है जो हमारी टी सेल्स के सरफेस में है, ठीक है, टी सेल के सरफेस में है। और जो हमारा ये ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल के सरफेस में देखो क्या होता है, ट्यूमर सेल के सरफेस में इसका लिगेंड प्रेजेंट होता है। लिगेंड मतलब प्रोग्राम सेल डेथ लिगेंड, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट होता है, प्रोग्राम सेल डेथ लिगेंड है। तो यानी कि इस रिसेप्टर का लिगेंड यहाँ है। तो होता क्या है, देखो ये ट्यूमर सेल की एक तरह से चाल है, क्या चाल है, वो इम्यून सिस्टम से बचना चाहती है। हमारी जो ट्यूमर सेल है, अगर किसी को ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ है, तो ये कैंसर की जो सेल्स होती है ना, ये क्या करती हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करती हैं, अपने सरफेस में जो ये PDL1 है इसकी हेल्प लेती हैं। कैसे लेती हैं, देखो इसके सरफेस में ये प्रोग्राम सेल डेथ लिगेंड जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, जैसे ही इस टी सेल से बाइंड करेगा, क्योंकि इसका लिगेंड है तो ऑब्वियसली रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, जैसे ही टी सेल के सरफेस में रिसेप्टर और जो ट्यूमर सेल के सरफेस में लिगेंड की बाइंडिंग होगी, वैसे ही क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है ना वो हॉल्ट पे चला जाएगा। आपकी ये टी सेल रुक जाएगी अपना काम करने से। ये हेल्पर नहीं है बेटे, साइटोटॉक्सिक है, इसे करेक्ट कर लेना, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। तो यानी कि जब इन दोनों की बाइंडिंग हो जाती है तो टी सेल रुक जाती है, एक चेक पॉइंट लग गया, समझ लो। अब टी सेल अपना काम नहीं करेगी, यानी कि ये ट्यूमर सेल बच जाएगी, ट्यूमर सेल को कुछ नहीं होगा, टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इस सेल को खत्म नहीं करेगी। अब क्या होता है, हमारा काम क्या है, हम इस ट्यूमर सेल को बचने नहीं देना चाहते ना, हम तो चाहते हैं ये खत्म हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स देते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या करेंगे, बेसिकली ये बाइंडिंग नहीं होने देंगे। अगर ये रिसेप्टर और लिगेंड की बाइंडिंग नहीं होगी तो ये टी सेल इस ट्यूमर सेल को खत्म कर देगी। तो इसका मतलब ये जो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर है इस बाइंडिंग को रोकेंगे, ये जो रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग हो रही है ये रुक जाएगी। तो अब टी सेल अटैक करेंगे ट्यूमर सेल पे और ट्यूमर सेल क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, ट्यूमर सेल डेथ हो जाएगी। तो ये है इसका प्रोसेस। आई होप समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूनिक सा मैकेनिज्म है। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके सरफेस पे रिसेप्टर है और हमारी ट्यूमर सेल के पास उसका लिगेंड है, दोनों जिस टाइम पे आके बाइंड हो जाते हैं तो टी सेल रुक जाती है, चेक पॉइंट लग गया, अब टी सेल अपना काम करना बंद कर देगी, ट्यूमर सेल बच जाती है इससे। लेकिन जैसे ही आप बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जो इस जो लिंकेज है उसे क्रॉस रोक देगी,
तो आसानी से ट्यूमर सेल को ये साइटोटॉक्सिक टी सेल खत्म कर देगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपकी जो ड्रग होती है, देखो 2 ड्रग आपकी यूज कर सकते हो, या तो आप इस क्रॉस लिंकिंग को रोकने के लिए, रिसेप्टर और लिगेंड बाइंडिंग को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप इस रिसेप्टर के इनिबिटर दे दो या फिर आप इस लिगेंड के इनिबिटर दे दो, यही तो कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इस रिसेप्टर को रोक लो, यहाँ पे ब्लॉकेज ला दो, या फिर इस लिगेंड को रोक लो। तो PD1 जो हमारा PD1 रिसेप्टर जो इनिबिटर्स आते हैं उनके नाम आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। निवालुमैब, ल्यूमैब, LUMAB, ल्यूमैब आ रहा है, ठीक है। और पेम्ब्रोलीजुमैब, लीजुमैब, एक मिनट में चेक कर लो, विजिबल है ना? हाँ ठीक है। नेवालुमैब एंड पेम्ब्रो, एक मिनट, नीवो है बेटे, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। निवोलुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब, ये तो हो गए आपके PD1 रिसेप्टर पे जो काम कर रहे हैं वो हो गए। अब PDL1 पे जो काम कर रहे हैं उसे भी नोट कर लो। PDL1 में तो वो कौन सी है, यहाँ पे अच्छा ये लगाया हुआ है ना इनिबिटर, तो लिख लो इसमें एवेल्यूमैब, एवेल्यूमैब, जैसे यहाँ देखो निवेल्यूमैब है ना, वैसे यहाँ एवेल्यूमैब है। और दूसरा क्या है, एस्ट्रोलीजुमैब, लीजुमैब, इनको याद करना, ठीक है, जितने हो सकते हैं। एटिजोलीजुमैब, ठीक है, एवेल्यूमैब एंड एटिजोलीजुमैब, और यहाँ आएगा निवेल्यूमैब एंड पेम्ब्रोलीजुमैब। ये आपकी ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं, तो यहाँ से आप इन्हें कर सकते हो। अब यहाँ पे इस चीज को मैं एक और चीज आपको बताना चाह रही थी, जो ये आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल जब आपस में बाइंड होते हैं तब जाके ये आगे की प्रोसेस चलती है, यही बोला था। तो ये बाइंडिंग के लिए मैंने बताया था CD28 का इससे बाइंड होना जरूरी है, एक तो इस रिसेप्टर का MSC कॉम्प्लेक्स से बाइंड होना जरूरी है, दूसरा CD28 का इससे बाइंड होना जरूरी है, बोला था मैंने। तो होता क्या है, एक ड्रग ऐसी भी होती है जो इसके साथ कंपीट करती है CD28 के साथ, तो वो CD28 को इससे बाइंड ही नहीं होने देती है, ठीक है। तो CD28 की जगह अपना यहाँ पे बाइंड हो जाएगी और प्रोसेस को चेंज कर देगी, ठीक है। वो भी एक आपका एंटीजन यूज होता है, उसे आप नोट कर सकते हो। लेकिन ये क्या होते हैं आपके, देखो इसको बोलते हैं हम CTLA4, CTLA4 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4। ये क्या करता है, ये CD28 के साथ क्या करता है, आपका कंपीट करता है, तो CD28 की जगह खुद यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो CD28 जब इससे बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो क्या आगे की प्रोसेस होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये क्या करता है, टी सेल इनहिबिशन करता है। CTLA4 जो होता है ये क्या करता है, टी सेल इनहिबिशन करता है। तो इसीलिए हम इसके लिए भी एक ड्रग बना के रखते हैं जो क्या कर दे, इस CTLA को रोके, ठीक है। तो CTLA4 इनिबिटर भी यूज होती है, वो क्या करेगी, इसको इनिबिट कर देगी ताकि CD28 के साथ ये कंपीट ना कर पाए और प्रोसेस जैसे चल रही है वैसी चलती रहे। तो CTLA4 इनिबिटर भी यहाँ पे यूज होते हैं, इसका नाम आप नोट कर लेंगे, CTLA4 का क्या नाम है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ठीक है, इपीलीम्यूमैब, इपीलीम्यूमैब क्या करती है, CTLA4 को इनिबिट करती है, और CTLA4 इनिबिट होगा तो क्या होगा, आप इनिबिट कर रहे हो उसे तो क्या होगा, CD28 आसानी से इससे बाइंड हो पाएगा और आगे की प्रोसेस चलेगी। यही रीजन था मैंने क्यों बाइंडिंग आपको बताई थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये अलग से है CTLA4। अब लास्ट आपका रह गया है, उसे भी देख लीजिए। चेक पॉइंट इनिबिटर हो गए, अब देखो लास्ट हमारे पास है, क्या बताया था मैंने आपको, एडजुएंट, एडजुएंट इन वैक्सीन। होता क्या है ना बेटा, जो हम वैक्सीन बनाते हैं ना, तो वैक्सीन को बनाते हुए हम कुछ एडजुएंट तो उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, बफर डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो कुछ एडजुएंट ऐसे भी होते हैं वैक्सीन में जो खुद में भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं या
आपकी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए उन्हें भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है, इम्यूनोस्टिमुलेंट की कैटेगरी में। तो देखो वो एडजुवेंट कौन कौन से हैं जो कि इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं अलोंग विद वैक्सीन, मेन जो उसका कंपोनेंट है। एक तो हो गया आपका एलम, एक होता है MF59, एक होता है आपका AS03। एक मिनट से मैं देख लूं, 03 ही है ना, यस, AS03। तो देखो ये जो हमारे एडजुवेंट हैं, ये बेसिकली वैक्सीन में, वैक्सीन जब बनती है तो उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो एडजुवेंट देखो कैसे ये इम्यूनोस्टिमुलेंट का काम कर रहे हैं, ये देखो एलम जो होता है ना, एलम जब आप किसी को वैक्सीन लगाई और वो वैक्सीन में एलम प्रेजेंट है, ठीक है, तो एलम क्या होता है, जेल लाइक होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो एलम है, जैसे ही आप इसे इंजेक्ट करोगे ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या होगा, वैक्सीन आपने इंजेक्ट की, उसमें एलम है, एलम जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो वैक्सीन में जो एंटीजन है उसे वो एक जगह पे रख लेगा। एकदम से वो क्या होगा, ब्लड में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वैक्सीन आपके ब्लड में नहीं जाएगा, क्योंकि जेल स्ट्रक्चर में एंटीजन इंट्रैप्ट हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे उस जेल स्ट्रक्चर से एंटीजन रिलीज हो रहा है। तो जो आपके इम्यून सिस्टम को जो एक्सपोजर मिलेगा वैक्सीन का या एंटीजन का, वो लंबे टाइम के लिए मिलेगा। इसे समझ रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। आपकी इनेट इम्यूनिटी तो विद इन आवर्स ही एक्टिवेट हो जाती है, थोड़ा सा मिनट से आवर का टाइम लगता है, एकदम एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है ना। तो इसीलिए जो वैक्सीन में ये जो एलम होता है या दूसरे जो भी एडजुवेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक डिपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। आपने वैक्सीन इंजेक्ट की, अब जो आपका जेल स्ट्रक्चर है उसमें वो वैक्सीन के एंटीजन इंट्रैप्ड हो गए, अब धीरे धीरे उसमें से वो रिलीज होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। तो इससे आपका क्या होगा, जो आपका एक्सपोजर है वो लंबे टाइम के लिए रहेगा, है ना। जो आपकी वैक्सीन है वो लंबे टाइम के लिए आपके सर्कुलेशन में रहेगी और आपको अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए एलम को क्या बोला भाई, एलम को क्या बोला, इम्यूनोस्टिमुलेंट की कैटेगरी में रखा, क्योंकि इसने हेल्प किया ना इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने में। साथ ही साथ ये तो केवल एक इसका क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का रोल हो गया कि भाई ये क्या करता है, आपका जेल बनाता है और उसमें इंट्रैप्ट होते हैं एंटीजन। दूसरा काम क्या करता है ये एलम, जब आप एलम इंजेक्ट करते हो तो ये एलम क्या करता है, आपका इन्फ्लामेशन कॉज करता है। जब आप वैक्सीन किसी को इंजेक्ट कर रहे हो जिसमें एलम है, तो वो इन्फ्लामेशन करेगा, वो एडजुवेंट जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो मीडिएटर्स की, जो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर या फिर आप बोल सकते हो जो आपके इम्यून सेल्स हैं, आपकी मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल है, उनकी कीमोटैक्सिस बहुत फास्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, वाया इन्फ्लामेशन आपका जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना जल्दी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, फटाफट से आपके जो सेल्स थी, इम्यून सेल्स थी, वो साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे आई और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है, इसीलिए इसे एलम को हमने किस में रखा, इम्यूनोस्टिमुलेंट में रखा। है ये एडजुवेंट, लेकिन ये इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर रहा है वाया इन्फ्लामेशन। दूसरा आता है MF59, ये भी एलम की तरह है, लेकिन ये क्या है, आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ये होता है आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन। ये क्या है आपका, ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो इसमें भी एग्जैक्टली वही होता है कि जो आपका इमल्शन है ऑब्वियसली, तो इसमें ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो जब आप वैक्सीन इंजेक्ट करते हो, आपने कोई ऐसी वैक्सीन बनाई जिसमें MF59 है, तो जब आप इसे इंजेक्ट करोगे ऐसी वैक्सीन को, तो MF59 जो होता है वो क्या है, आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स है इसमें, ठीक है, क्योंकि इमल्शन है ऑयल इन वाटर। तो जो वैक्सीन के जो एंटीजन है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स में इंट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वहां से धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो जैसा एलम ने किया था, उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, जेल लाइक स्ट्रक्चर था, और जो MF है ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स कैरी करता है, तो वहां पे ऑयल ड्रॉपलेट पे इंट्रैपमेंट होगा एंटीजन का और धीरे धीरे रिलीज होगा। सेम इसने भी वही किया। साथ ही साथ जो MF59 है वो भी यही करता है, इन्फ्लामेशन करता है। तो इसी वजह से आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो आपकी फटाफट से वहीं पे आएंगी जहां पे आपकी वैक्सीन डिपोर्ट हुई है, जहां पे इंजेक्ट आपने किया, फटाफट आएंगी और काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और सेम AS03 भी एक यही काम करता है, ये भी ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है, लेकिन इसमें एक और चीज साथ में होती है, विटामिन ई, विटामिन ई इसके साथ होता है, तो कॉम्बिनेशन में रहता है। तो ये भी सेम यही काम करता है, लेकिन देखो ध्यान में रखो, इनकी अगर एक्टिविटी का पैरामीटर देखोगे तो AS03
सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट दिखाता है अगर इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है और जो आपका कीमोटैक्सिस करवा रहा है, यानी कि जो आपकी इम्यून सेल्स को बुला रहा है आपका साइट ऑफ इन्फ्लामेशन में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उससे कम ये है और इससे कम ये है। लेकिन जो AS03 है ये यूज हुआ था जब आपको याद हो स्वाइन फ्लू हुआ था, तो स्वाइन फ्लू के लिए जो आपकी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनी थी बेसिकली, ठीक है, H1N1 स्ट्रेन के लिए, तो उसमें इसी का यूज किया गया था, तो AS03 का। तो लेकिन ये क्या हुआ था, इसने नार्कोलेप्सी रिपोर्ट की थी छोटे बच्चों में, जो जब ये लगा था इंजेक्शन वैक्सीन लगी थी तो बहुत से बच्चों को नार्कोलेप्सी हुई थी, तो इस वजह से इसका यूज नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन इसका यूज हुआ था। MF59 अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, एलम से अच्छा ऑप्शन है, ये भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इसका भी यूज किया गया और इसके अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो एडजुवेंट भी आपके इम्यूनोस्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका एक काम तो मैंने बताया है, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये ज्यादा देर तक आपका इम्यून एक्सपोजर रखते हैं, ज्यादा देर तक आपका एंटीजन आपके ब्लड में रह पाएगा और आपकी इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट कर पाएगा। और दूसरा जो है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मीडिएटर्स हैं या फिर जो आपकी इम्यून सेल्स हैं उनकी कीमोटैक्सिस होती है और वो अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये सारा हमने देख लिया, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।